जयति जिनो धृतिधनुषा मिषुमाला भवति योगी योधाना यद्वाक्करुणामय्यपि मोहरिपु प्रहतये तीक्ष्णा। एक और दुखद प्रसंग उपस्थित हुआ है और मन स्थिति संभालने के लिए अपना रविवार का जो क्रम चलता है गाथा पाठ का वो अपन करेंगे लेकिन आज अनित्य पंचाशत का करेंगे ताकि थोड़ी स्थिति बन सके ऐसी। 16वें छंद से पढ़ेंगे अपन, 25 छंद पढ़ेंगे और हिंदी में ही पढ़ेंगे, संस्कृत के नहीं पढ़ेंगे। एक वृक्ष पर पक्षी आते प्रातः चहुं दिशि गमन करें, क्यों कुटुंब के प्राणी पर भव जाते बुध नहीं शोक करें। यह भववन है दुख सर्प एवं अज्ञान तिमिर से व्याप्त, भटक रहे हैं जीव जगत के दुर्गति भीलों के उन्मार्ग। निर्मल ज्ञान प्रभा से जगमग गुरु वचनों के दीपक से, मार्ग देख कर कोई चतुर नर शिव पद निश्चित प्राप्त करे। किया कर्म ने मरण सुनिश्चित पहले पीछे कभी न हो, किंतु मूढ़ जन प्रिय वियोग में शोक करें और दुख भोगें। वृक्ष वृक्ष पर पक्षी उड़ते पुष्प पुष्प पर भ्रमर उड़े, त्यों संसारी एक गति को छोड़ भवांतर में जाए। इस प्रकार जग के सब प्राणी हैं अनियत जाने मतिमान, जन्म मरण में हर्ष शोक इसलिए करें न कभी विद्वान। काल अनंत भ्रमे यह जीव मनुज गति प्राप्त करे न करे, यदि खोटे कुल में जन्मे तो जन्म गवाए पापों में। उत्तम कुल यदि मिले गर्भ या जन्म समय में मरण करे, अथवा बचपन में मृत्यु हो दीर्घायु में धर्म करे। द्रव्य दृष्टि से जगत नित्य है और अनित्य पर्यायों से, मेघ पटलवत प्रतिक्षण यह जग उपजे अरुनिश्चित विनशे। तो अपने प्रियजन के आने पर अथवा जाने पर रे, क्यों प्रबुद्ध जन हर्षित होवे अथवा क्यों वे शोक करें। महासिंधु गिरि पार करें नर दूर देश में भी जाएं, किंतु मृत्यु के एक समय को सुरगण भी नहीं टाल सकें। तो प्रियजन वियोग होने पर ऐसा कौन पुरुष मतिमान, शोक करे नाना दुखदायक तजे सुखद कल्याण निधान। अपने प्रिय की मृत्यु समय पर जो जन चीख चीख रोते, तथा जन्म में हर्षित होते उन्हें सुधी पागल कहते। क्योंकि जगत अज्ञान जन्य कार्यों से कर्म बंध करता, कर्मोदय से जग में जन्म मरण परिपाटी चले सदा। विविध दुखों से व्याप्त जगत में रहने पर भी शोक करें, यह तो जग की मूढ़ बुद्धि है अथवा बहुत बड़ा भ्रम है। भूत पिशाचादिक की लीला मय मसान में वास करें, फिर क्यों भय प्रद और अमंगलमय घटना से कोई डरे।
नभ में ज्यों शशि भ्रमण करे, त्यों प्राणी नित्य भ्रमे संसार। चंद्र समान मनुज भी होता, उदित अस्त अरुबाल युवा। एक राशि से अन्य राशिवत, गति से गत्यंतर जाए। कलुषित भी है फिर क्यों नर तू, जग में हर्ष विषाद करे। स्त्री पुत्रादिक सब ही हैं, विद्युत सम चंचल नश्वर। तो उनका विनाश होने पर क्यों करते हैं खेद सुनर। यथा उष्णता अविनाभावी, सदा अग्नि के संग रहे। वैसे ही उत्पाद द्रव्य व्यय, सब पदार्थ में सदा रहे। बोया हुआ बीज ज्यों फैले, शाखा और प्रशाखा में। प्रिय वियोग में शोक करें, तो फलता कर्म असाता में। आयु क्षीण होने पर प्रतिक्षण, आते सब यम के मुख में। एक यही अज्ञानी क्यों प्रिय के वियोग में शोक करें। जो न कभी भी मरा मर रहा, और मरेगा कभी नहीं। शोक उसी को शोभा देता, अन्य पुरुष को कभी नहीं। प्रातः जो रवि शोभित होता, वही शाम को होवे अस्त। तो पदार्थ के परिवर्तन में करें विषाद सुधि क्यों व्यर्थ। रवि शशि वायु पक्षी नभ में, वाहनादि भू पर चलते। जल में जलचर यम सर्वत्र, कहाँ बचने का यत्न करें। क्या देवी क्या देव वैद्य विद्या, विद्या हो या मणि कहो। मंत्र तंत्र या कोई सहारा, कैसा भी हो मित्र अहो। अथवा तीन लोक में कोई हो बलवान महान रूप भी। सब मिलकर भी उदय काल में, रोक सके नहीं कर्म कभी। अणिमादिक रिद्धि से भूषित, सब प्रकार बल युक्त प्रवर। उनसे भी अति तुच्छ शत्रु, रावण से पीड़ित हुए अमर। वह रावण भी सिंधु पार कर, आए मनुज राम से मृत। यम गोचर फिर हुए राम भी, विधि से अधिक कौन बलयुत। इस संसार महावन में है, शोक रूप दावानल व्याप। लोक रूप मृग मृगी वधु में, मूढ़मती होकर आसक्त। निर्दय काल व्याध मित मारे, सन्मुख आए जन मृग को। उससे कोई बचा नहीं, शिशु हो या युवा वृद्ध भी हो। संपत्ति चारुलतायुत सुंदर, रमणी रूपी बेल सहित। पुत्रादिक पल्लव धारी, प्रतिजन्य सुख अरे फल शोभित। भगवन में उत्पन्न मनुज, तरु काल रूप दावानल से। निश्चित होता भस्म अरे क्यों, बुध जन नहीं निज हित करते। सुख चाहे नर किंतु जगत में, सुख मिलता कर मोदय से। सब जीवों का मरण सुनिश्चित, फिर भी मरने से डरते। इस प्रकार कामातुर और भयातुर हुए, मोह से मूढ़। दुख तरंग से व्याप्त भवोदधि में, गिरते हैं बुद्धि विमूढ़। मनुज मीन सुख सर में रमता, किंतु काल ने डाला जाल। जरा रूप आपत्ति निकट है, किंतु देखता नहीं दुष्काल। गए काल के गाल बहुत, नर देखे सुने सदा यह जीव। किंतु मोहवश अपने को, यह प्राणी माने अमर सदैव। वृद्धावस्था आए फिर भी,
धर्म नहीं करना चाहे। नारी पुत्राधिक बंधन से नित्य प्रति दृढ़ बंधना चाहे। दुश्चेष्टा कृत कर्म शिल्पी ने दुस्संधि दुर्बंधन से व्यय उत्पाद सहित अरुणा। दोष कुधातु भरी जिसमें आधि व्याधि अरु जरा मरण है। इस तन में तो अचरज क्या किंतु सुबुध भी इसे मानते नित्य यही आश्चर्य महा। वांछित लक्ष्मी मिली और पृथ्वी भोगी सागर पर्यंत प्राप्त किए सब विषय मनोहर जो देवों को भी दुर्लभ। फिर भी पीछे खड़ी मृत्यु का कर विचार तो ये सब भोग विष मिश्रित भोजन सम लगते अतः मुक्ति ही आश्रय योग। विष मिश्रित भोजन सम लगते अतः मुक्ति ही आश्रय योग। एक महीने में ही, बल्कि एक महीना भी नहीं हुआ है और ये दूसरा ऐसा वैराग्य का प्रसंग बना है। ये छंदों को देखने का कारण यही था। गाथा पाठ तो अपन पाहुड़ की करते हैं, लेकिन आज इसका कारण यही रहा कि अगर ये पाठ अभी नहीं करते तो अपन कुछ चर्चा ही नहीं कर पाते, वैसी भूमिका ही नहीं बन पाती। मनुज मीन सुख सर में रमता किंतु काल ने डाला जाल। कल जो घटना घटी वो बिल्कुल एकदम ऐसी ही घटित होती है। कल्पना भी नहीं कर सकता कोई इस तरह की घटना घटी। संजीव जी भाई साहब के बारे में तो पता था लोगों को, उनका तो महीने भर पहले से पता था, लेकिन धर्मेंद्र जी भाई साहब का जो वियोग हुआ है इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। जीव को खुद को तो कल्पना नहीं होती, लेकिन दूसरे को भी कोई ऐसे चिन्ह नहीं दिख सकते, और कल्पना करने के कारण भी नहीं थे। थोड़ा सा आपको पहले परिचय दे दूं मैं किन के बारे में बात कर रहा हूं। आदरणीय धर्मेंद्र जी भाई साहब, उनका जन्म तो 23 अक्टूबर 1978 में हुआ था। 23 अक्टूबर 1978 में जन्मे, 44 वर्ष की उम्र थी अभी। और जैसे अभी अपन ने जो छंद देखा है, अपने सुख सागर में रम रहे हैं, मनुज मीन सुख सर में रमता किंतु काल ने डाला जाल। ये बिल्कुल हंसते खेलते ही किसी के सामने ऐसा प्रसंग उपस्थित हो जाता है, उन मछलियों को पता तक नहीं चलता। इस पर अपन चर्चा कर चुके हैं, वो बात नहीं बतानी है। अरे इसमें आवाज बहुत कम आ रही, तेज करो। हाँ, आवाज थोड़ी कम आ रही है। सब नहीं कीजिए। मेरी कम निकल रही है तो कम आ रही है? नहीं, आपकी तो वैसे स्पीकर भी कम है वैसे। अभी ठीक आ रही है? हाँ ठीक, आवाज तो सही है सर आपकी। सुनिए, थोड़ा सा उपयोग लगा के सुनेंगे, मुझे भी ज्यादा तेज बोलना नहीं हो रहा है अभी। भाई साहब का जन्म हुआ था 23 अक्टूबर 1978 में, सिर्फ 44 वर्ष के थे। तो कौन थे, क्या थे? मैंने 9 वर्ष जयपुर में बिताए। 9 वर्ष उनका सानिध्य मेरे साथ रहा हमेशा। मेरी शादी हुई तब मैं वहां से लौटा, और धर्मेंद्र जी भाई साहब भी अगले साल जयपुर छोड़ के कोटा आए सन 10 में। उसके बाद भी निकटता बनी रही, पास में आ गए। और मेरा ननिहाल उधर से ही पड़ता है पास में, तो कभी भी वहां जाने का मौका लगता तो मुझे ध्यान नहीं, मुश्किल से 4 या 5 बार ऐसा हुआ होगा इतने वर्षों में कि मैं उधर से निकला हूं और उनसे बिना मिले चला गया हूं।
हमेशा बहुत प्रेम रखते थे। मैं व्यवस्थित नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या बात आपको पहले बताऊं, क्या बात बाद में बताऊं। सन 2000 में मेरा एडमिशन हुआ और धर्मेंद्र जी भाई साहब हमसे 7 साल सीनियर थे। उस टाइम पर वो वहाँ वार्डन थे। मेरे ख्याल से शायद 1 या 2 साल उनको हुए होंगे उस समय वार्डन बने हुए, क्योंकि 7 साल सीनियर थे। मैंने उनको शास्त्री करे हुए 2 वर्ष हुए तब हमारा एडमिशन हुआ और उस टाइम पर वो वार्डन थे। और मैं ये आपसे मतलब सिर्फ आपके सामने नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि उनके जैसा अधीक्षक, उनके जैसा विद्यार्थियों को संभालने वाला, किसको किस तरह से टैकल करना है, किस विद्यार्थी को किस तरह से बनाए रखना है, कैसे उसकी हिम्मत बढ़ानी है, कैसे उसको टिकाए रखना है संस्था में। क्योंकि खूब बच्चे आते हैं, छोड़ के चले भी जाते हैं शुरुआत में, बाद में भी जाते हैं, किसी का कुछ दिमाग भी खराब होता है, कुछ भी होता है, तो किसको किस ढंग से टैकल करना, इस मामले में मैं ये कह सकता हूं कि बिल्कुल भी आप सोच नहीं सकते कि इनसे बेहतर कोई व्यक्ति हो सकता था। न भूतो न भविष्यति वाली बात है। जब तक मैं रहा, मैं 9 साल रहा और वो 9 वर्ष आज हम चर्चा कर रहे थे, अभिषेक भाई भी था भोपाल और दूसरे लोग भी थे। तो हम लोग जब गए वो एक युग की शुरुआत थी और मतलब मैंने उसको उस दृष्टि से देखा। हम लोग जब एडमिशन हमारा हुआ वो एक नया युग शुरू हुआ था। पीयूष जी भाई साहब, धर्मेंद्र जी भाई साहब, संजय जी भाई साहब यहाँ बैठे ही हैं, प्रवीण जी तो खैर उस टाइम पे पढ़ते थे, लेकिन ये सब लोग उस समय स्मारक को संभालने के लिए आगे आए। ये परिवर्तन का काल था। एक आध साल ही मतलब हुआ उनको जब हमारा एडमिशन हुआ, तो वो एक युग की शुरुआत थी। और मुझे ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि मैं जब गया, मतलब शास्त्री के बाद भी बाद में रहा, 9 वर्ष रहा और 9 वर्ष के बाद वहां धर्मेंद्र जी भी उधर से गए और प्रवीण जी भी गए, पीयूष जी जरूर है, संजय जी भाई साहब तो पहले ही दूसरी जगह चले गए थे, पहले मंगलायतन गए और दूसरा भी स्कूल वगैरह में। लेकिन वो पूरा एक अलग ही युग था। अंकुर भाई भी बैठे हैं, ये जानते हैं इस बात को अच्छे से। तो पूरा एक अलग युग चला। आज भी देखते हैं तो उस टाइम में और आज के समय में आप स्मारक जाकर के देखोगे तो वैसी व्यवस्था और वैसा विद्यार्थियों को टैकल करने वाले लोग नहीं। मतलब मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि भाई कुछ गलत है या कुछ ऐसा, लेकिन धर्मेंद्र जी भाई साहब के जाने के बाद वैसा कोई व्यक्ति वहां नहीं आ पाया, ये मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं। और इसका प्रमाण आपको मिलता है जब वो छोड़ के गए, उसके बाद कोटा की संस्था से जुड़े, तो कोटा की संस्था का जो एक उद्भव हुआ है, जो सामने निखर करके आई है संस्था, ये पूरी तरह से धर्मेंद्र जी भाई साहब की देन थी। यहाँ से वार्डन थे और वहां पे प्राचार्य बने जाकर के। उस टाइम तक कोटा की संस्था के बारे में मैं आपको थोड़ा सा संस्थाओं का इतिहास बताना चाहता हूँ। सबसे पहले एक ही संस्था थी जयपुर की, तोडरमल स्मारक। उसके बाद बांसवाड़ा की संस्था खुली, बांसवाड़ा की संस्था माने ध्रुवधाम, वो खुली, वो भी अच्छी चल रही थी उस टाइम। उसके बाद कोटा में संस्था खुली, हालांकि पंचकल्याणक वगैरह पहले हो गया था, लेकिन संस्था बाद में खुली थी। और शुरू के 2 वर्ष उस संस्था के लिए बहुत उथल पुथल वाले रहे। जो परिचित हैं संस्थाओं से तो वो जानते हैं, नीतेश भाई भी हैं जुड़े हुए हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं। ये शुरुआती 2 वर्ष के ही विद्यार्थी हैं, प्रथम दूसरे बैच के विद्यार्थी हैं। ये जानते हैं अच्छे से कि शुरू के 2 वर्ष कितनी वहां पे दिक्कतें थी और ये कह सकते हैं कि संस्था बंद होने की कगार पे थी। और धर्मेंद्र जी भाई साहब वहां गए। आज आप देख सकते हैं कि स्मारक के बाद अगर नाम आता है तो कोटा की संस्था का 8वीं 9वीं 10वीं का विद्यालय, देश भर में भी अपने 24 विद्यालय चल रहे हैं, शास्त्री वाले, 8वीं 9वीं 10वीं वाले, बालिकाओं के और भी। लेकिन मुझे जो व्यक्तिगत रूप से लगता है
टॉप में अगर कोई है 8वीं 9वीं 10वीं का, तो वो कोटा की संस्था है। और इसका श्रेय पूरी तरह से भाई साहब को। धर्मेंद्र जी भाई साहब ने उस संस्था को निखारा, उसको सामने, मतलब समझ लीजिए कि लोगों को बिल्कुल पहचान भी नहीं थी, और कि ये भी कोई संस्था है या ये भी कुछ आगे चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। लोग संस्था तो खोल लेते हैं लेकिन चलाना नहीं जानते। तो चलती कैसे है, कैसे संस्था को संभाला जाता है, क्योंकि संस्था कोरा कार्यकर्ताओं का या वहां क्या क्रियाकलाप हो रहा है उसका नाम नहीं। कोई भी धार्मिक संस्था, खास तौर पर अपने विद्यालयों की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण चीज उसमें होती है विद्यार्थी। विद्यार्थी नहीं है तो ऐसी संस्था का करोगे क्या? आप ढेरों सुविधाएं दे दो, 5 स्टार सुविधाएं दे दो, लेकिन अगर विद्यार्थी नहीं है तो पढ़ाओगे किसको, और किस बात का विद्यालय है? और आप इतिहास उठा के देखेंगे तो ये जो धर्मेंद्र जी का आगमन हुआ, और अभी लगभग मेरे ख्याल से 13 वर्ष हो गए, 13-14 वर्ष हो गए धर्मेंद्र जी को, 13 वर्ष। तो 13 वर्षों में जैसे सड़क के लिए लालायित रहते थे, पहले ऐसा होता था। मैं थोड़ी सी अंदर की बात बताता हूँ आपको कि विद्यार्थी जो भी 10वीं के बाद एडमिशन लेते थे वो यही सोच के जाते थे हमको जयपुर जाना। जयपुर नहीं हुआ तो फिर हम देखेंगे बांसवाड़ा या कोटा। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ये ट्रेंड थोड़ा सा बदला, विद्यार्थी यहाँ की ही मानसिकता से भी आने लगे। और खास तौर पे 8वीं 9वीं 10वीं वाला जो विद्यालय खुला, इसके बाद से तो संस्था ने और जोर पकड़ा। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि संस्था एक अकेले व्यक्ति से चली, सबका ही सहयोग है। धर्मेंद्र जी इस बात को खूब बखूबी आगे बताते थे। उनकी जो पूरी टीम थी उसके संबंध में भी कहते थे। एक छोटी सी वीडियो आपने देखी होगी जिसमें वो कह रहे थे ये मेरी पूरी टीम है, ये सब मेरे लोग हैं, इनसे संस्था चलती है। वो जानते थे कि टीम वर्क कैसे किया जाए, लोगों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, साथ में लेके कैसे चलें, विद्यार्थियों को कैसे टिकाए रखें। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता कि कैसे कैसे विद्यार्थी होते हैं, क्या क्या गड़बड़ें होती हैं, लेकिन उन सबको भाई साहब ने बहुत अच्छे से संभाला। और उनकी एक आदत थी गजब की, तो अच्छी कह लो या बुरी कह लो, जो उनका काम नहीं होता था वो उस काम को भी खुद करने में जुट जाते थे, और पूरे प्राणपण से, पूरी अपनी बुद्धि लगा के, पूरा उसमें समर्पण भाव से। जो लोग उनको जानते हैं वो समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। उनका काम प्राचार्य का था, उसी प्राचार्य जितना ही अपने ऊपर भार रखते तो शायद उनको और विकल्पों से थोड़ी सी मुक्ति रहती, थोड़ा वो फ्री रहते, ऐसा मुझे खुद को लगता है। वो खुद भी कहते थे। बाकी उनकी एक आदत थी कि कुछ भी हो, उस संस्था में सिर्फ प्राचार्य नहीं, समझ लो मैनेजमेंट भी पूरा वही देखते थे। और 27 तारीख को मैं उनसे मिलकर आया, घंटे भर बैठकर बात भी हुई, तो कई बातें हुई, क्योंकि सोनगढ़ जाना उनका नक्की हो गया था, तो ऐसे ही व्यक्तिगत चर्चाएं भी हुई। तो मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा भाई साहब क्या बात क्या है? तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा फ्री रहना चाहता हूँ, लोड बहुत हो गया। मैंने कहा भाई साहब प्राचार्य का काम है आपका, तो प्राचार्य का देखो ना। तो उन्होंने खुद ने कहा कि ये मेरी गलती है, किसी और की गलती नहीं, किसी ने मुझ पर काम डाला नहीं है, कोई बोझा किसी ने दिया नहीं कि नहीं ये भी आपको ही देखना। वो खुद प्रैक्टिकली बताते थे कि यार कोई भी व्यक्ति है कि कहाँ जा रहे हैं, कि कोटा जा रहे हैं, तो पहला फोन किसको जाएगा? धर्मेंद्र जी को फोन लगा, वो अपने जानकार है उनको फोन लगा, व्यवस्था धर्मेंद्र जी देख लेंगे। धर्मेंद्र जी क्यों देख लेंगे? धर्मेंद्र जी का काम व्यवस्था देखना है, धर्मेंद्र जी का काम कुछ और है। ये मैं बता रहा हूँ, ये उनके शब्द नहीं थे। वो तो ये कहते थे कि यार सब अपने से प्रेम रखते हैं, तो इस वजह से सब लोगों का ऐसा रहता है कि उनसे भी मतलब धर्मेंद्र जी से ही कह दें या वही देख लेंगे, वो व्यवस्था करा देंगे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह से वो एक एक चीज पर वो खुद इन्वॉल्व हो जाते थे उन कामों में, जो काम उनके नहीं भी थे वो भी, वो प्रेम भाव से। ऐसा नहीं कि किसी को दिखाना है करके या कुछ, वो उनके स्वभाव में था।
और विद्यार्थियों को कैसे टैकल किया जाता है ये मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। मतलब कैसे उन्होंने टैकल किया ये मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता, क्योंकि मैंने मेरे पीछे के 4 बैच भी देखे हैं और मेरे आगे के 4 बैच भी देखे हैं और उनकी विदाई तक भी मैं रहा, ये सब मैंने देखा। और कैसे भाई साहब वगैरह उनको कैसे संभालते थे, क्या करते थे क्या नहीं करते थे, ये सब देखा। बहुत सी बातें हैं, क्या ज्यादा मैं बताऊं। वो पढ़ने का भी शौक था, दूसरों को पढ़ने को भी प्रेरित करते थे, दूसरे लोगों को, विद्यार्थियों को भी आगे बढ़ाते थे। विद्यार्थियों को कैसे आगे बढ़ाते थे, इससे बढ़िया उदाहरण अभी नीतीश भाई के मुकाबले कोई नहीं है। दूसरे बैच के विद्यार्थी थे और आज धर्मेंद्र जी के बाद संस्था को संभालने वाला नीतीश ही है। नीतीश भाई अनुकूल लगे कुछ बोलने का तो बोलना, जरूरी नहीं है। अंकुर भाई कुछ पुरानी यादें बता दो, मुझे कुछ होगा तो मैं भी बोलूंगा। माइक चालू कर लेना। हेलो, जय जिने। विक्रांत जी भाई साहब ने बताया अभी कि जो एक नए युग की शुरुआत हुई थी टोडर स्मारक में, जहां पर जो सारी बागडोर उन विद्वान आज वर्तमान में मुख्य समाज के बड़े प्रतिष्ठित विद्वत गण हैं माने जाते हैं, चाहे वो प्रवीण जी हों, धर्मेंद्र जी भाई साहब थे, संजय जी रहे। हालांकि जब मेरा एडमिशन हुआ उससे 1 साल पहले ही उन्होंने दूसरे कार्य में अपनी ज्वाइनिंग ली थी स्मारक से बाहर, लेकिन संजय जी भाई साहब भी मेरे समय वहां पर रहे। तो इन सब लोगों का सानिध्य मिला, तो एक तरह से पुराने अनुभव और नए अनुभवों का हस्तांतरण बहुत ही बखूबी हम लोगों तक हो रहा था इन सब लोगों के कारण। दूसरी बात, बाकी यूं तो मैं बहुत सारे संस्मरण सुना सकता हूँ और धर्मेंद्र जी भाई साहब से जुड़े हुए बहुत सारी व्यक्तिगत जीवन के जो अनुभव रहे, उनके व्यक्तित्व के जो अनेक पहलू हैं, उनके विषय में मैं बात कर सकता हूँ। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आज व्यक्तिगत रूप से मैं जो कुछ भी हूँ, मैं शास्त्री बन पाया, मैं टोडरमल स्मारक में पढ़ पाया, मेरे जीवन में तत्व ज्ञान का संचार हुआ, मेरे निमित्त से मेरा परिवार इस मार्ग पर लगा, मेरे निमित्त से अन्य भी जो कोई व्यक्ति जो मेरे प्रभाव क्षेत्र में आया वो तत्व ज्ञान से जुड़ा, गुरुदेव श्री के प्रभावना योग में आ सका। वो पूरी की पूरी श्रृंखला की मूल वजह यदि कोई एक व्यक्ति है तो वो धर्मेंद्र जी भाई साहब। और ये मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि यार धर्मेंद्र जी भाई साहब के वियोग का प्रसंग है तो हमें ये बात औपचारिकता बस कहना पड़ता है। मेरा विदाई समारोह हुआ था फरवरी 2007 में और संयोग से उस विदाई समारोह का वीडियो डला हुआ है जो कि मेरे को आज देखने को मिला। और उसमें उसको जब मैंने सुना तो उसमें भी मैंने ये बात कही थी कि मैं टोडरमल स्मारक में यदि किसी एक व्यक्ति के कारण रुक पाया तो उनका नाम धर्मेंद्र जी भाई साहब थे। धर्मेंद्र जी से मेरा कोई पुराना परिचय नहीं था। मेरा एडमिशन 41वें नंबर पर हुआ था और अंतिम नंबर का एडमिशन था। अगस्त के महीने में मेरा एडमिशन 2007 में हुआ था। उसका कारण ये था कि युगल जी भाई साहब के बाबूजी युगल जी के जो पुत्र हैं चिन्मय जी भाई साहब, उन्होंने मेरे संबंध में थोड़ी सी एक सिफारिश की थी कि इसको रखा जाना चाहिए। एक छोटे से गांव का लड़का है जिसके मम्मी पापा ये चाहते हैं कि ये भी शास्त्री बने, ये भी स्मारक में पढ़े। तो उसके कारण से चिन्मय जी के कहने के कारण और बाबूजी का मान रखते हुए वहां पर एक तरह से मेरा एडमिशन हुआ। उसे आप कह सकते हैं कि सोर्स के कारण हुआ। ये बात धर्मेंद्र जी को पता थी, लेकिन परिवार की इच्छा थी मुझे वहां पढ़ाने की, मेरा तो मन नहीं था। लेकिन धर्मेंद्र जी ने, मेरे से कोई परिचय नहीं, मेरे परिवार से कोई परिचय नहीं, मुझे किसी तरह से किसी रूप में वे जानते नहीं थे। मैं आपको बता दूं, मैं तारण समाज का
लड़का था, मतलब तारण समाज में मेरा जन्म हुआ। तारण समाज से वैसे ही थोड़ा सा एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो ये हमारी पूरी परिपाटी और परंपरा रही है, इससे मैं बहुत दूर था। एक ऐसी समाज जहां पर मूर्ति की पूजा नहीं होती है, जहां पर अन्य आचार्यों के शास्त्रों के विषय में विशेष ज्ञान नहीं होता है और एक अलग ही पद्धति चलती है, वो सारी चीजें बात की बात है। लेकिन इतना सब भेद होने के बावजूद भी धर्मेंद्र जी ने ऐसा कोई भेद भी ना मानते हुए लगभग आधे पौन घंटे एक दोस्त की तरह मेरे गले में हाथ डालकर, मुझे आज वो याद नहीं है कि उन्होंने मुझे क्या समझाया था, किस नाते समझाया था, क्यों समझाया था, मुझे एक भी चीज याद नहीं। बस मैं इतना जानता हूँ कि जो उन्होंने आधे घंटे तक जो मेरी काउंसलिंग की थी, उस आधे घंटे में ही मेरा मन, जो कि उसी दिन हमारा ट्रेन से रिजर्वेशन था और मैं स्मारक छोड़कर वापस जाने वाला था, वहां स्मारक में रुकने का मैंने फैसला किया। और बाद में थ्रू आउट द 5 इयर्स ऐसा नहीं है धर्मेंद्र जी ने मेरी कोई पैरवी की हो। सबसे ज्यादा डांट यदि अपनी क्लास में किसी ने खाई होगी तो मैं ही रहा हूँगा, क्योंकि मेरे अंदर थोड़ी सी उस समय एक उद्दंडता की प्रकृति ज्यादा थी। विक्रांत जी भी जानते हैं, थोड़ा सा कहना चाहिए कि चंचल प्रवृत्ति थी, तो उस कारण से डांट भी बहुत खाई। लेकिन मन ही मन में एक आगे बढ़ाने का भाव और एक प्रेम का भाव जो कभी भी भाई साहब ने प्रदर्शित नहीं किया, ये तो मुझे स्मारक से निकलने के बाद पता चला कि उनके व्यक्तित्व का ये जो पहलू, जो कि प्रायः लोगों से छिपा रहता था, बाहर से बहुत सख्त रहते थे, कभी किसी तरह से आपको पैम्पर नहीं करेंगे, लाड़ नहीं करेंगे, आपको अनावश्यक ऐसी कोई शह मिल जाए जिससे आप गलत रास्ते पर बढ़े, ऐसा कोई नहीं करेंगे। और ये एक बात रहती थी, कई बार दूसरे जो हमारे भाई साहब रहते थे उनके ऊपर पक्षपात के आरोप लग जाते थे, लेकिन धर्मेंद्र जी की अपने पूरे 5 साल में मैंने देखा, और उसके बाद भी मैं गारंटी दे सकता हूं कि वो 20 साल 25 साल जहां भी रहे होंगे, कोई धर्मेंद्र जी के ऊपर पक्षपात का आरोप नहीं लगा सकता कोई भी विद्यार्थी, क्योंकि उनको सब लोगों को देखने का तरीका, उन्हें डील करने का, टेकल करने का तरीका ऐसा होता था कि दूसरे विद्यार्थी के मन में ये बात नहीं आ सकती कि इसके साथ पक्षपात कर रहे हैं और मेरे साथ कोई अलग तरह से बर्ताव कर रहे हैं। तो ये उनके एक कहना चाहिए कि एक इनबिल्ट लीडरशिप जो होती है, इनबिल्ट लोगों को टेकल करने का बाय डिफॉल्ट एक उनके अंदर से एक ऐसी प्रकृति थी कि वो संभाल सकते थे, वो उद्दंड से उद्दंड छात्रों को संभाल सकते थे। उनको उनकी पहुंच से ही ये समझ लीजिए कि यदि छात्रों का झुंड खड़ा हो और वहां पर शोर चल रहा हो, उन्हें बोलने की जरूरत नहीं है, उनकी वहां पर उपस्थिति, उनकी मौजूदगी ही अनुशासन थी। और ये ऐसा व्यक्तित्व जो वचनों से अनुशासन करे, ऐसा तो प्रायः कई लोग कर सकते हैं, लेकिन जिसकी मौजूदगी, जिसकी उपस्थिति ही अनुशासन का पर्याय बन जाए, ऐसा व्यक्तित्व बहुत विलक्षण होते हैं। और धर्मेंद्र जी एक ऐसे व्यक्तित्व थे। बाद में स्मारक से निकलने के बाद बहुत सारे ऐसे अवसर आए, और जो मैंने उनके व्यक्तित्व के जो पहलू देखे, मुझे कल्पना नहीं थी कि भाई साहब 5 साल तक मेरे प्रति इतना प्रेम भाव और मेरी कामयाबी से उन्हें प्रसन्नता होना, मेरे कुछ अच्छे करने से उन्हें अच्छा लगना, ये सारी चीजें उनके भीतर थी। और ऐसा सिर्फ मेरे प्रति नहीं, प्रायः सभी विद्यार्थियों के प्रति उनके मन में रहता था। मैं जब कोटा गया आज से लगभग 6-7-8 साल पहले, मैंने बोला भाई साहब अभी ये बात बोल भी रहे थे विक्रांत जी की लोग खुद उन्हें फोन करते थे, तो मैंने भी फोन किया, भाई साहब मैं कोटा आया हूँ और मैं ऐसा ऐसा है। तो मुझे ये उम्मीद थी कि वो किसी को मुझे लेने भेजेंगे, लेकिन ये कतई उम्मीद नहीं थी कि धर्मेंद्र जी खुद गाड़ी लेकर आएंगे और खुद मुझको रिसीव करने आएंगे, जबकि मैं तो एक उनका विद्यार्थी रहा, बहुत छोटा, बहुत अनुज, लेकिन इसके बाद भी खुद मुझे रिसीव करने आए। और 2 दिन में रहा, तो ऐसा नहीं कि संस्था में मेरे को खाना खाना पड़ा हो, घर में ही बिल्कुल अतिथिवत वात्सल्य ये उनका रहा। जब ये भोपाल आए मेरी बीमारी के बाद, वे तो व्यक्तिगत रूप से अलग से मिलने के लिए जो आए, जिस तरह से उनका प्रेम देखने को मिला, कभी कहीं मिलते थे तो मैं उनके पैर पड़ने के लिए झुकता था तो वो सीधे गले लगा लेते थे। ये बहुत सारी चीजें हैं जो देखने में बहुत छोटी छोटी लगती हैं, लेकिन जिनके मायने बहुत ज्यादा होते हैं, और जिस व्यक्ति के साथ वो बर्ताव होता है वो ही उस चीज को समझ सकता है, जान सकता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो बताई जा सकती हैं। तो निश्चित तौर पर जो ये वियोग हुआ है, लगता है कि हमें तो व्यक्तिगत रूप से जो सीख मिलती है वो यही है कि ये जो क्षणभंगुरता हम लगातार अपने जीवन की और वक्त की जो परिस्थितियों की जो अनित्यता देख रहे हैं, बहुत वैराग्य प्रसंग है, बहुत चेतने का समय है।
आज मन बहुत व्यथित था इस घटना के बाद, और उसी समय संयोग से बाबूजी की एक क्लिप भी दिव्य ध्वनि प्रसारण चैनल पर वायरल हो रही थी, जिसमें संजीव जी और शांति जी के साथ उनकी चर्चा हो रही है। उसको जब सुनते हैं तो मन में बड़ा संतोष होता है, समता का भाव आता है, और ये लगता है कि जिस चीज पर बाबूजी का इतना जोर है वो कार्य हमें हमारे समय रहते हुए, संयोगों के बेहतर रहते हुए, जब लो न रोग जरा गए तब लो झटति निज हित करो, इस भाव को बहुत गंभीरता से समझते हुए हमें वही तत्व का जोर हो, ऐसे शुद्धात्मा की अनुभूति हो, ये ही वास्तव में इन सारे प्रसंगों से हमारे लिए प्रेरणा है। और ये ही हमारी वास्तव में ऐसे आत्मार्थी जीवों के प्रति, मुमुक्षु जीवों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम भी तत्वज्ञ बने, तत्व से जुड़े, तत्व से लोगों को जोड़ें और स्वयं आत्मानुभव करके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े। सही कहा अंकुर भाई, प्रेरणा तो बहुत मिलती है ऐसे प्रसंगों से। अभी ये शाम को जो चर्चा चलती है नित्य पंचाशत की, ये महीने भर में 2 बार तो ऐसे प्रसंग बन गए हैं कि जिनका ये सारे छंदों का प्रैक्टिकल हो रहा भी। ये थ्योरी हम पढ़ रहे हैं और इसका प्रैक्टिकल, लेकिन विडंबना यह है कि ऐसा प्रैक्टिकल चाहते नहीं है। ये प्रैक्टिकल ना चाहते हुए भी हो रहा है। भाई साहब का वियोग हुआ, उनके साथ दुर्घटना ये भी घटी कि पिछली 11 फरवरी को उनकी माताजी का वियोग हुआ, और अभी 11 मार्च को 1 महीने बाद ही, तो फरवरी का महीना था तो 1 महीना भी नहीं हुआ है कायदे से देखो, 1 महीने के अंदर खुद का भी वियोग हो गया। 27 तारीख को जो मैं मिला तो उस समय ये भी चर्चाएं हुई, वो बैठे थे, वो बता रहे थे अपने परिवार के बारे में। उनके दादाजी अभी जीवित हैं, 95 वर्ष के हैं, 95, वो जीवित हैं। और उनकी मम्मी का देहांत हुआ, उसके बाद संजीव जी भाई साहब का हुआ, और इसी बीच में उनके और किसी रिलेटिव का भी देहांत हुआ। तो उनके जो दादाजी थे वो इनके साथ बैठे हुए थे 26 तारीख, भाई साहब 26 को तो आए थे, 25 को बैठे होंगे सब आसपास। तो वो बैठे बैठे ये कह रहे कि तुम सब मेरे देखते देखते मेरी आंखों के सामने ही चले जाओगे क्या, ये उनके दादाजी ने उन लोगों से कहा। मुझे सोच के बहुत आश्चर्य हुआ, ये बात मुझे सुबह से बहुत घूम रही। तो वो उनके दादाजी को अब क्या विकल्प चलते होंगे, ये सामने आंखों के सामने ही वो सब चले जा रहे हैं। और ये सबकी स्थिति है, अपनी आंखों के सामने ही सब चले जाते हैं, देखते देखते ही। प्रत्यक्ष उदाहरण नीतेश भाई यहीं पर है, बोल रहा है। प्रत्यक्ष इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भाई साहब के साथ आखिरी समय पे नीतेश वहीं पर मौजूद था, नीतेश के साथ ही थे। नीतेश जो भी बोलना चाहे वो बोले। ओम नमः सिद्धेभ्य। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। वैसे तो मेरी मानसिक स्थिति बिल्कुल नहीं है कि मैं बोल पाऊं, लेकिन क्योंकि मैं 3 ही लोगों से बहुत अपने जीवन में सीखा। एक जिसकी स्वाध्याय आप सुन रहे हैं विक्रांत जी, दूसरा जिसने महाविद्यालय में मुझे पढ़ा धर्मेंद्र जी, तीसरा जिन्होंने मुझे यूनिवर्सिटियों में शिक्षा दी योगेश जी। मैं नहीं बोलना था लेकिन भाई साहब ने बुलाया इसलिए मुझे आना पड़ा। धर्मेंद्र जी के बारे में इतना कहूंगा कि पता नहीं उनने मुझ पे इतना क्यों विश्वास किया। इन दिनों बहुत ज्यादा मुझ पे विश्वास करने लग गए थे। और जब मैं सबसे पहले टोडरमल स्मारक में एडमिशन लेने के लिए गया, लगभग 1 महीने वहां रहा। उसके बाद विक्रांत जी ने मुझे कोटा, मेरा एडमिशन हुआ। कोटा एडमिशन होने के बाद मुझे नहीं पता था कि मेरा एडमिशन होने के बाद धर्मेंद्र जी यहीं पर आ जाएंगे। धर्मेंद्र जी यहाँ पर आए और उनसे मैंने सब कुछ सीखा, और उन्होंने मुझे जीवन की हर चीज उन्होंने मुझे यहाँ पर सिखाई। मैं उनसे अभी, मुझे आज भी पता है, मैं 12th क्लास में वरिष्ठ उपाध्याय में था। रात्रि को गिर गया, पैर टूट गया। धर्मेंद्र जी मुझे अपनी गोदी में लेके
बाहर हाईवे रोड पे गाड़ी नहीं मिल रही थी, दौड़ रहे हैं साधन ढूंढने के लिए। और ये बात उन्होंने मुझे परसों कही कि नितेश तुझे लेके दौड़ा था ना मैं। और वो घटना मेरे साथ कल घटित हो गई कि भाई साहब ने मुझे रात को 10:30 बजे मुझे फोन किया कि नितेश नीचे आ। मैं नीचे गया, भाभी ने बोला जल्दी आओ। उन्होंने मुझे बोला कि हॉस्पिटल चलना है, मुझे थोड़ा सी घबराहट सी हो रही है। मैंने बोला ठीक है भाई साहब। और पिछले 3 दिनों से वो मुझे आप परीक्षा पढ़ा रहे हैं, पूरे यहाँ की चाबी से लेके सब चीजें मुझे दे रहे हैं कि तुझे ही संभालना है सब कुछ, तुझे ही संभालना है सब कुछ। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो ऐसे संभला के मुझे चाहने वाले हैं। मैं उनके साथ, मैंने बोला जब किसी को रख ले साथ में, बोले नहीं मैं तुझे लेके जा रहा हूँ ना साथ। हॉस्पिटल्स भी हम अच्छे से गए। पहले हॉस्पिटल में हम गए तो बहुत अच्छे से उन्होंने मुझसे मजाक करते हुए, बात करते हुए मेरे साथ रहे। जब डॉक्टर ने मुझे बोला कि इनको हार्ट की प्रॉब्लम हुई है तो इनको कोटा हार्ट हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा घबराया। लेकिन भाई साहब नहीं घबराए। भाई साहब ने बोला नितेश चल। वो मेरे साथ गाड़ी में इतने अच्छे से बैठे, और उसके बाद भी उन्होंने मुझसे बोला कि तुम मेरी उम्र 46 लिखवा रहा है डॉक्टर को, मेरी उम्र तो 44 थी, तुझे उम्र का पता नहीं। उन्होंने ऐसी बात करते हुए रास्ते में जा ही रहे थे, वो मुझे बार बार एक ही चीज बोल रही थी, नितेश कुछ सुना, नितेश कुछ सुना, तो अच्छा बोलता है। मैं बोल रहा भाई साहब ऐसा मत बोलो, आप कुछ नहीं हो रहा आपको, आप ठीक हो। लेकिन दोनों हाथ पकड़ रखे थे और मुझे भी नहीं पता था कि वो आंखें बंद करेंगे, उसके बाद वो आंखें नहीं खोली। लेकिन उनके चेहरे पे मैंने थोड़ी भी सिकन नहीं देखी, थोड़ी भी घबराहट नहीं देखी। अंत समय में भी एक ही बात कह रहे थे कि मुझे कुछ सुनाओ, मुझे कोई अच्छी चीज सुनाओ। और पिछले 3 दिनों से उन्होंने जो चीजें यहाँ पे हम सब लोगों के साथ में, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि मैं, अंकुर जी बैठे हैं, हम लोग कल रात को बैठ के उनकी पूरी विदाई की तैयारी कर रहे थे 20 तारीख को। क्योंकि जब अभी संजीव जी के ऊपर अंकुर जी ने लिखा तो मैंने 3 दिन पहले, जब 4 दिन पहले उनको बोला कि भाई जब ये अंकुर जी ने लिखा, तो उन्होंने बोला कि मैं बोले कि अंकुर के शब्द का तो बहुत बड़ा चहेता हूँ, उनके ये शब्द थे। तो मैंने पक्का किया था कि मैं आज भाई साहब को फोन करके बोलूंगा भाई साहब धर्मेंद्र जी की विदाई के लिए आप कुछ लिखो, और मैं उसको वीडियो क्लिप पे डालूंगा। कि मुझे नहीं पता था कि वो ऐसी विदाई लेना चाह रहे थे कि वो फिर नहीं आएंगे। मैंने संजीव जी की जब खबर न्यूज सुनी, तो यहाँ कोटा में जब संजीव जी की श्रद्धांजलि सभा लगी, तो मैंने उस श्रद्धांजलि सभा में बोला कि मुझे मेरे परिवार ने, मेरे गुरुओं ने सब सिखाया, लेकिन मेरे परिवार ने कभी मुझे आज तक किसी के अंतिम संस्कार में जाने का मौका नहीं दिया। मैंने कभी किसी का वियोग अपनी आंखों से नहीं देखा, मैं कभी किसी को मरते हुए नहीं देखा। मैंने उस समय सभा में बोला था मैं बहुत कमजोर हूँ। मुझे नहीं पता था कि ये आखिरी जो लेसन था ये भी मुझे धर्मेंद्र जी खुद सिखा के चले जाए। ऐसी बहुत सी चीजें भाई साहब ने सिखाई है, और हर एक व्यक्ति की जो विदाई है ये तो सिखाई जाती है, वो चाहे विदाई एक स्थान से दूसरे स्थान की हो या एक गति से दूसरे गति की। जो अनित्य पंचाशत में अपन देख रहे हैं कि काल किसी को नहीं छोड़ता, वृद्ध को नहीं, बालक को नहीं, युवा को नहीं,
सब पर पड़ी मनहूस छाया विकट काल कराल की। ये पंक्तियां अपन बोलते हैं, लेकिन जब प्रत्यक्ष इसका होता हुआ देखते हैं तब वो मन संभल नहीं पाता। गजब की बात है। पहले भी अपन ने चर्चा की थी कि ये सारा जानने के बावजूद भी अपन क्यों इतने विह्वल हो जाते हैं। ये सारी बातें पढ़ा हुआ होने के बावजूद, सीखी हुई होने के बावजूद क्यों विह्वल हो जाते हैं। वो ज्ञान उस राग के आगे थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। ये हमारी स्थिति है। अभी वास्तव में ये विरक्ति का जो प्रसंग है, ये ऐसी स्थिति बनती है कि विचार नहीं चल पाते कुछ भी, क्या कहें क्या नहीं कहें। और कहने को है भी क्या, वहां पे वो खुद के प्रति विचार करना है। आज सुबह से मुझे एक दोहा बार बार ध्यान आता है, सबने पढ़ा होगा वैसे। माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार। है अलग अर्थ में, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल सटीक बैठता है। आयु रूपी माली, मृत्यु रूपी माली, ये आता हुआ देख के ये सारी कलियां यही कहती है, फूले फूले चुन लिए। जिनके आयु पूरी हो गई वो सब चुन लिए, लेकिन ये पक्का मानो काली हमारी बार। ये कल हम सबके साथ होना है, उसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। अपन ये पढ़ रहे हैं, इसमें अपन ने बारंबार देखा है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आज तक नहीं मरा, या अभी नहीं मर रहा हो, या भविष्य में नहीं मरेगा। छंद आया था ना, शोक करना तो उसी का उचित है। कि शोक वास्तव में उसी का उचित है कि जिसके घर में कोई ऐसा प्रसंग नहीं बना हो या नहीं बन सकता हो, या घर की छोड़ो जिसका खुद का आज तक कुछ मरण आदि नहीं हुआ हो, मरण नहीं हो रहा हो, या भविष्य में भी जो मरण की चिंता से मुक्त हो, वो व्यक्ति शोक करे तो शोभा देता है। बहुत गहन निहित अर्थ है उसके भी। वास्तविकता तो यही है कि मेरा मरण होता नहीं, मरण उनका भी नहीं हुआ है। वास्तव में अपन रोते अपने सुख के लिए ही है। हमारा जो उनसे राग था, उस राग की पूर्ति का साधन अब नहीं रहा, इस वजह से अपने को ये दुख होता है, इसलिए ये विह्वलता होती है। वास्तविकता अपन भी जानते हैं, वो भी जानते थे, ये जीव कभी मरने वाला नहीं है। जीव मरता नहीं कभी, जीव का नाम ही जीव है, उसका मरण नहीं हो सकता। उनको भी ये बात मालूम थी, अपने को भी मालूम है, लेकिन वो राग का क्या करे। वो राग सामने आ ही जाता है, और ऐसा आता है कि वो उस ज्ञान को भी दबा देता है। संजय जी भाई साहब कुछ बोलना चाहे तो। धर्मेंद्र ऐसे तो मेरे से 1 साल जूनियर था, मतलब जैसे मैंने 93 में एडमिशन लिया था तो धर्मेंद्र जी का एडमिशन समझ लो 94 में हुआ था। लेकिन हम लोग साथ ही रहते थे। आज पहले तो आजू बाजू के कमरे थे, फिर साथ में हम लोग रहे। और इसके बाद में 98 में जब मैं फाइनल ईयर में था, नहीं मैं मेरे मतलब फाइनल हो गई थी, धर्मेंद्र जी फाइनल में थे। तो उस समय क्या था कि बच्चे जो पढ़ते थे तो जो भी बात हो रही थी ना कि बहुत मेहनती थे, परिश्रमी थे, तो जो बच्चे उस समय वरिष्ठ उपाध्याय, मैंने 12th का रिजल्ट 2-3 साल से खराब, बहुत खराब रिजल्ट आ रहा था, मतलब 5, 7, 8, 10 बच्चे तक फेल हो गए थे उसमें। तो हम लोगों ने मिलकर के विचार किया कि भाई अपन को कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करनी चाहिए बच्चों के साथ में, जो 12वीं के बच्चे हैं वरिष्ठ उपाध्याय के। तो पूरे साल हम लोगों ने बहुत मेहनत की, मतलब हमारे साथ में धर्मेंद्र जी और 1-2 बच्चे और उनके साथ के जो क्लास के थे, सब लोगों ने मिलकर बहुत मेहनत की। और फिर उसका फल ये निकला कि जो बच्चे फेल होते थे, तो फेल के बजाय उस साल 15-16 बच्चों की फर्स्ट डिवीजन बनी थी। मैंने मेहनत का तरीका, और जो बात एक बार कर ली तो ठान ली तो उसको पूरा ही करना, कैसे भी करके उस काम को पूरा करना। अध्ययन की प्रवृत्ति ऐसी थी कि अपने जो सिलेबस में पद्म पुराण और हरवंश पुराण हुआ करते हैं, तो जनरली अपन बच्चे सब क्या करते हैं कि उसके पूरे, चूंकि बहुत मोटे मोटे ग्रंथ हैं, तो या तो राम कहानी पढ़ ली, उसका सारांश पढ़ लिया, या इंडेक्स पढ़ करके
और एग्जाम देने की कोशिश करते थे। लेकिन धर्मेंद्र जी के साथ में हम लोगों ने पूरा, जैसे पद्म पुराण वचन का, तो साथ में बैठ जाते थे 3-3 घंटे और सामूहिक सामूहिक रूप से उसकी रीडिंग करते थे। जैसे पद्म पुराण और हरिवंश पुराण का ऐसा हमने पठन सब लोग साथ किया। अध्ययन की प्रवृत्ति ऐसी थी कि जैसे यहाँ से गए, कोटा के प्राचार्य बन गए, तो वहां पे कुछ विशेष जिम्मेदारियां व्यवस्था संबंधी तो थी ही, अध्यापन की भी जिम्मेदारी थी उनके ऊपर। तो जैसे अभी वीर सागर जी ने आत्ममीमांसा क्लास चलाई, तो उस क्लास में लगातार बैठना, नहीं बैठ पाते तो बाद में सुनना और फिर वीर सागर जी से चर्चा करना। माने विषय की परिपक्वता होती जाए तो लगातार अध्ययन का उनका वो रहता था कि लगातार अध्ययन मतलब करते रहे वो। प्रशासन की दृष्टि से तो हम, चूंकि हमने 1 साल साथ में वार्डनशिप का काम किया था, तो था ही उनका। नहीं तो बच्चे, जैसे वार्डन से बच्चे कई बार घुल मिल जाते हैं, तो उनसे हम कुछ कह नहीं पाते हैं। ऐसा हो जाता बहुत बार कि हम बच्चों से घुल मिल गए तो उनसे कुछ, लेकिन उनकी आंखों से ही बच्चों में समझ लो डर का बात कहें या सम्मान की बात कहें, ऐसे अपने आप बन जाया करती थी। धर्मेंद्र भोजनशाला में, स्मारक की भोजनशाला में 150-200 बच्चे एक साथ बैठते हैं और बच्चे बातचीत कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, और धर्मेंद्र जी आए नहीं कि अपने आप बातचीत बंद, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ऐसा मतलब व्यवस्थित प्रशासन का काम उनका रहता था। मेरे से वो, जो हम सर्वोदय अहिंसा जो चलाते हैं, तो हमारे उसके कोई भी कार्यक्रम जो होते थे, उनका संचालन धर्मेंद्र जी ही करते थे। सिद्ध हस्त थे समझ लो संचालन के मामले। हमारे लिए तो एकदम बढ़िया थे। और जो बात जैसे संचालन उन्होंने करना है, मान लो हमने उनको बता दिया कि भाई ये बोलना है या ये इस बात बोलनी है, तो जैसे उनसे बात करते थे तो कहीं नोट नहीं करना, कुछ नहीं करना, और उसके बाद जैसा अपन ने कहा और उसी तरीके से, इतना बढ़िया तरीके से संचालन करते थे वो। तो और जयपुर जब भी उनका आना होता था, चूंकि हम साथ में, हमने पढ़ाई भी करी, साथ में रहे भी, इसके बाद जब वो कोटा चले गए, तो जब भी, जितनी बार जब भी जयपुर आते थे तो घर पे जरूर आना होता था। बैठते थे, बहुत चर्चा होती थी। सोनगढ़ जाने के टाइम भी उनसे लगातार निरंतर चर्चा होती रही इस बारे में। और कभी ऐसा लगता ही नहीं था कि भाई कि कोई तबीयत खराब है, कोई ऐसी बात है। लेकिन अब जो हुआ तो उससे सब स्तब्ध, हम भी सब स्तब्ध हैं। उसको अपन क्या कह सकते थे। संजय जी भाई साहब और धर्मेंद्र जी भाई साहब, ये मेरे जीवन के सबसे पहले वार्डन थे। और 5 साल तो क्या, उससे जल्दी ही ये बात समझ में आ गई, वार्डन वही सफल है जो विद्यार्थियों की नजर में खतरनाक हो। वो वार्डन सफल नहीं है जो विद्यार्थियों का बहुत, क्या कहें, मतलब विद्यार्थी जिसका फायदा उठा ले। और भाई साहब ऐसा नहीं कि बहुत कठोर थे या बहुत कुछ ऐसे कड़क थे, क्योंकि मैं मेरे व्यक्तिगत अनुभव से बताऊं तो 9 साल रहा। हालांकि शास्त्री के बाद तो मुझ पर उनका कुछ ऐसा वो नहीं था, शास्त्री तक ही वार्डन का वो काम रहता है। लेकिन पूरे शास्त्री के जीवन काल में भी मुझे उनसे डर नहीं रहा कभी, सम्मान का भाव पूरा रहा। डर इसलिए भी नहीं रहा क्योंकि भाई साहब में जो एक गुण था विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने का या कैसे उसको टेकल करने का, तो कभी इस तरह का लगा नहीं कि इनसे अपने को कुछ खतरा है या इनसे डर के रहना है। लेकिन एक सम्मान का भाव पूरा था। मैं थोड़ी सी व्यक्तिगत आपको बातें बताता हूँ। भाई साहब को क्रिकेट का बहुत शौक था, खेलते भी थे, खिलाते भी थे। क्रिकेट के लिए कोई पाबंदी नहीं थी, लेकिन कक्षाएं समय पर। इसमें मैं भी एक बात बोलूं, क्रिकेट की मुझे ध्यान थी। क्रिकेट का वैसा कोई शौक तो था ही, लेकिन वो क्रिकेट देख देख के अंग्रेजी बोलना सीख गए थे। अंग्रेजी में वो क्या कमेंट्री आती है, ऐसी बढ़िया पकड़ते थे और ऐसा बढ़िया बोलते थे। मैंने ना, सीखने की प्रवृत्ति लगातार रहती थी। तो क्रिकेट का तो शौक था ही, लेकिन उसके साथ वो समझने के लिए अंग्रेजी भाषा वो सुन सुन के सीख गए, समझ लो ऐसा। मैंने उसमें से भी लाभ कैसे लेना, ये चीज विद्यार्थियों को यूं समझ लो कि जिस दिन क्रिकेट मैच हो भारत का, उस दिन विद्यार्थियों को थोड़ा सा रिलैक्स
लगता था कि आज भाई साहब ठीक मूड में रहेंगे, और अगर भारत हार गई तो ये भी सब जानते थे कि भाई साहब के सामने आज जाना नहीं है, भूल के भी नहीं जाना है। ये सबका व्यक्तिगत अनुभव था। पढ़ने के शौक के बारे में बताऊं मैं आपको, सिर्फ धार्मिक पुस्तकें नहीं, दूसरी पुस्तकें पढ़ने का, जिनसे थोड़ा सा मोटिवेशन हो, या साहित्यिक पुस्तकें पढ़ने का भी बहुत शौक था, और वो दूसरों में भी डालते थे। मुझे उनकी ये आदत हमेशा याद रहेगी। मेरे पास एक पुस्तक है, हैरी पॉटर की पुस्तकें चलती थी, बहुत लोगों के पास होंगी, मेरे पास पूरे भाग हैं उसके बच्चों के हिसाब से। उसकी सबसे पहली पुस्तक वो उनकी ही है, और आज भी उनकी रखी हुई, उनका नाम भी उस पर लिखा। वो उन्होंने पढ़ने को दी थी मुझे, मैंने पढ़ी, फिर लौटाई भी सही, लेकिन उन्होंने कहा रखो, तुमको पसंद आई तुम रखो। दूसरे विद्यार्थियों को वो खुद की पसंद की पुस्तकें भी दे दिया करते। मैंने क्या बताऊं, कितनी कितनी बातें बताऊं। यहाँ बहुत से लोग बैठे होंगे जो शिविरों में गए होंगे, किसी की मजाल नहीं जो धर्मेंद्र जी के रहते हुए थाली में जूठन छोड़ दे। मेरी बहनें भी जाती तो वो चुपचाप निकलने की कोशिश करते, धर्मेंद्र जी वहीं खड़े रह करके पूरी थाली साफ कर रहे थे। मतलब जब तक भाई साहब स्मारक में थे, सन 9 तक, या जब तक सन 10 के भी शुरुआत तक शायद, तो उस टाइम तक शिविरों का मैनेजमेंट एक अलग लेवल का होता था, और उसके बाद शिविरों के मैनेजमेंट में बहुत अंतर आया। ये जो लोग रेगुलर शिविर में जाते होंगे उन लोगों को मालूम चला। मैं किसी दूसरे की वो नहीं बता रहा हूं, लेकिन धर्मेंद्र जी भाई साहब में एक काबिलियत थी। विद्वान कई होते हैं ना, विद्वत्ता बहुत हो, लेकिन किस तरह से मामले समझना, संभालना, दूसरे लोगों को टेकल करना, ये एक विशेष गुण, ये हर किसी में नहीं होता, तो ये भाई साहब में था ही। ऐसी बहुत सी बातें हैं, व्यक्तिगत जीवन की बातें भी बहुत हैं, खूब सीखने को मिला उनसे। खुद सुबह उठाने आते थे हम लोग जो मतलब रहते थे। हालांकि मेरे जीवन में सिर्फ एक ही दिन ऐसा प्रसंग याद है जब उन्होंने मुझे उठाया, क्योंकि शुरू से उठने की जल्दी आदत थी। अब मैं उठा हुआ रहता था और वो कहते कि मतलब उस दिन उनको आश्चर्य हुआ कि आज तुम कैसे सोए हुए हो, क्योंकि सबको उठाते थे, सबकी चद्दर हटाना, सबको उठाना, और सिर्फ एक बार नहीं कि उठा के चले गए, क्योंकि मालूम है विद्यार्थियों की प्रवृत्ति, ये हमने खूब देखा है। तो 10 मिनट बाद वापस राउंड पर आते थे। और मुझे आज भी बातें याद कर करके कुछ हंसी भी आ रही है, कुछ दुख भी हो रहा है। विद्यार्थी बचने के लिए उठ नहीं सके, वो पहली बार जब आते थे तो उठ करके तख्त के नीचे सो जाते थे, पलंग के नीचे, कि कोई देख नहीं सके, छुप करके सोना चाहते थे। लेकिन भाई साहब सब जगह से ढूंढ करके निकालते थे, कोई जगह नहीं छोड़ते। माने एक अधीक्षक में जो पूरे गुण होने चाहिए, हालांकि भाई साहब तो प्राचार्य रहे इतने वर्ष, जितने वर्ष अधीक्षक रहे उससे ज्यादा वर्ष प्राचार्य रहे, लेकिन मेरी नजर में तो मतलब अधीक्षक तो क्या कहूं मैं, वो पद हल्का नहीं करना चाहता, लेकिन विद्यार्थियों को संभालने का जो गुण भाई साहब में है वो वास्तव में न भूतो न भविष्यति वाला है। उनके जैसा कोई नहीं, किसी संस्था को नहीं मिल सकता। और सोनगढ़ वालों का दुर्भाग्य है कि वहां की सब हाँ होने के बावजूद, स्वीकृति होने के बावजूद भाई साहब वहां पे पहुंच भी नहीं सके। सबका ही दुर्भाग्य है, जैसे व्यक्ति अपने बीच में से चले गए, अब उसमें जोर तो कोई किसी का चलता नहीं है, आयु जिसकी जितनी हो उतनी ही होती है। ये सारी बातें अपन जानते हैं, आप सब समझदार हैं, सब स्वाध्यायी लोग हैं, लेकिन अपने को प्रेरणा लेनी चाहिए। अपने को जो काम करना है उसमें समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। आत्मानुभूति का काम, सम्यक दर्शन की प्राप्ति का काम, इसके लिए अपने को प्राणपण से तैयार हो जाना चाहिए, तत्परता दिखानी चाहिए। काल अचानक आ आवेगा, इसमें कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। देखो घटना याद आती जा रही है, क्या करूं। कल की एक वीडियो और आई थी, हमने देखी थी। कल शाम को 5 बजे जिन बच्चों की अभी विदाई हुई 7 तारीख को कार्यक्रम था कोटा के विद्यालय में, विदाई का, फाइनल ईयर का, और उन बच्चों के साथ उनका रोज का ही चल रहा था, मिलना जुलना, उनसे बहुत प्रेम था। शाम को 5 बजे भाई साहब ने अपने हाथ से उन सब विद्यार्थियों को गोलगप्पे खिलाए।
सबको खिला रहे हैं बहुत प्रसन्नता से, बहुत प्रसन्नता से। उन बच्चों का सोचो उनको क्या बीत रही होगी उनके। शाम को 5 बजे वो गोलगप्पे खिला रहे हैं, वो व्यक्ति रात को 11 बजे उनके सामने नहीं। 6 घंटे का भी समय नहीं, कौन कौन कल्पना करे। नितेश बैठा हुआ था, नितेश से भी कहा उन्होंने, गोष्ठी चल रही है अभी स्वपर प्रकाश। नितेश का पहले मन नहीं था, भाई साहब ने जबरदस्ती उसको कहा कि नहीं नाम लिखवाओ और बोलो या सुनना कम से कम पूरी। तो नितेश वहां बैठे हुए थे, गोष्ठी में बैठे थे 9 साढ़े 9 बजे तक। 10 बजे तक भाई साहब दूसरे विद्यार्थियों से बातचीत कर रहे थे। बाकी चीजें नितेश ने बता दी हैं, लेकिन थोड़ी सी और मैं आपको बता देता हूँ। 10 बजे तक कुछ भी नहीं था। 10 बजे उन्होंने शायद, किसी ने कहा कि शायद चाय वाय भी पी थी। उसके बाद उनको थोड़ा सा, जब वो रेस्ट करने गए तो थोड़ा कुछ ऐसा दर्द सा हुआ। तो भाभी ने देखा कि गैस हो रही होगी, आपको थोड़ा टहल लो। तो नीचे उन्होंने 3-4 चक्कर भी लगाए, थोड़ा टहले, लेकिन फिर वो दर्द बढ़ने लगा, हाथ की तरफ उल्टे हाथ से दर्द होने लगा। तब उन्होंने फिर नितेश ने जो आपको किस्सा सुनाया है, नितेश को बुलाया, हाथों हाथ गाड़ी लेकर के गए भी सही। इस प्रसंग से एक चीज जरूर सीख लेनी चाहिए। नितेश से थोड़ी सी चूक हुई है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ उसकी गलती है, लेकिन इस चीज से एक चीज सीख लेनी चाहिए। भाई साहब उससे कह रहे थे कि मुझको कुछ सुना दो धर्म का, उसमें देर नहीं करना, उसमें कभी देर नहीं करना। सामने वाला बच रहा है नहीं बच रहा है वो आगे की बात है, लेकिन वो सुनना चाह रहा है तो उस समय अपने को देर करना ही नहीं। क्यों देर करना? एक चीज ये। दूसरी चीज ये सीख लेनी चाहिए कि हमको जीवन भर खुद की इतनी तैयारी करनी होगी कि कोई अपने पास रहे वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम खुद वो विचार कर सके। वो विचार उनके चल रहे होंगे, उसमें शंका नहीं है, लेकिन ऐसे भाव आखिर में आ सकते हैं, विचलन हो सकता है। दूसरों से भी कहा जा सकता है कि मुझे थोड़ा सुना देना, मुझे थोड़ा संबोध देना, ये भी हो सकता है। तो दो चीजें गंभीरता से अपने को सोचनी चाहिए। मुझे ये विचार चल रहा था कि नितेश उस समय और सुनाता उनको, ये कहने की जगह कि भाई साहब आप मजाक मत करो, आप ये अभी ठीक हो, या इसकी जगह उनको आत्म तत्व संबंधी बातें, अपने शुद्धात्म तत्व संबंधी बातें सुनाता, भेद विज्ञान की बातें सुनाता। ऐसा नहीं कि उनको नहीं मालूम थी, उनको मालूम थी, लेकिन पढ़े हुए व्यक्ति को भी वो प्रेरणा बारंबार चाहिए होती। हम क्यों स्वाध्याय करते? ये जो बातें अपन पढ़ते हैं ये क्या सारी मालूम नहीं है क्या? इसमें से कुछ ही बातें होती है जो पहली बार सुन रहे होते हैं। अधिकांश बातें तो जो बरसों के स्वाध्यायी हैं सब जानते हैं, लेकिन वो अंदर से प्रेरणा के लिए वो चीजें चाहिए होती। इसलिए एक तो कभी देर नहीं करना। एक बात और ध्यान आती है, अभी हम शाम को चर्चा कर रहे थे तो पापा ने भी कहा और सुमन जी भाई साहब कोई ऐसा कहते थे कि जान करके कभी कभी ऐसे ही नाटक करो कि भैया तबीयत खराब है, सुना दे, कुछ सुना दे। जान करके नाटक करो। क्यों? कि वो खुद का पक्का करने के लिए और दूसरे को भी पक्का करने के लिए। आया समझ में? कि जब असली में हो तब तबीयत खराब तो सामने वाला चूके नहीं। जो हम सुनना चाहते हैं उसके लिए उनको तैयार करो। ये नहीं, ये बातें मत सुनाना मुझे, आखिरी टाइम पे तो नमोकार का पाठ लेके मत बैठ जाना, आखिरी टाइम पे तो भक्तमर सुनाने मत लग जाना। मुझे भेद विज्ञान की बात बता, मुझे आत्म स्वरूप की बात बता, पर से भिन्नता की बात बता। जो भी अपने को सुनना पसंद हो वो अपन पहले से पक्का करके रखें। और ये तो सेकेंडरी है, प्राइमरी बात तो यही है कि खुद की तैयारी इतनी हम रखें कि जिससे कैसी भी परिस्थिति हो, भाई साहब के साथ जैसी बनी वैसी, या 2 प्रसंग अपन ने देख लिए, संजीव जी भाई साहब का, धर्मेंद्र जी भाई साहब का। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी के साथ ऐसा हो या नहीं हो, ये तो अपन जानते हैं कि प्रत्येक के शरीर में सारी बीमारियां पहले से ही मौजूद है। सिर्फ समय लगता है साता असाता के उदय के। असाता तो क्या कहें, असाता का उदय आने की देर है। सारी बीमारियां यहीं पड़ी हुई हैं, कहीं अलग से नहीं आती। हार्ट अटैक कहीं और से नहीं, वो अंदर ही था, वो समय आ गया तब सामने आ गया। तो ये हमारे साथ भी कभी भी हो सकता है। खास चीज ये है कि उस समय के लिए हम खुद को तैयार रखें। भाई साहब के जीवन से और बातें तो अपन प्रेरणा ले ही सही और बातों की, लेकिन हर समय तैयार रहने की प्रेरणा भी हमको ले लेनी चाहिए। समय कह के नहीं आता, और ये समय तो ऐसा था बिल्कुल रात को 10:30 पौने 11 बजे
बजे करीब उनका ये देह परिवर्तन हुआ होगा। अपन लोगों को तो मालूम भी नहीं पड़ता, जो जागे हुए रहते हैं उनको तो फिर भी पड़ जाता। मैं तो सो चुका था, मेरे पास फोन आया लगभग 12 सवा 12 बजे। हमारे एक साथी का अनुभव का उसका फोन आया कि भाई साहब नहीं रहे। मैं सुन के चौंक गया। रात भर पूरी करवटों ही करवटों में रात बीती है, बिल्कुल भी नींद नहीं आई। नीतेश की भी तबीयत खराब हुई, वो भी घबराया थोड़ा, तो उसको भी समझाया करा। लेकिन कुल मिला के हमको तैयार रहना चाहिए। तो विकल्प ही विकल्प चलते रहे, हालांकि विकल्पों से होता कुछ भी नहीं है, लेकिन इन विकल्पों से हमको प्रेरित हो जाना चाहिए। किसका इंतजार करें, और ये अपने को सोचना चाहिए। और एक बात जो सुबह से घूम रही है, वो सभी जन ध्यान रखें, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार। इसलिए अमर पट्टा किसी के पास भी नहीं, कल निश्चित रूप से हमारी भी बारी है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं। तो अभी यहीं समाप्त करते हैं अपन, समय भी हो गया है अपना। और ये धर्मेंद्र जी भाई साहब के जीवन की स्मृतियां थी। स्मृतियां तो बहुत हैं, बहुत ज्यादा है, इतना लंबा समय साथ में रहने पे कम नहीं होती हैं स्मृतियां। लेकिन कितना कहें, क्या कहें, जीवन से तो प्रेरणा ही लेना चाहिए। तो सभी जन इस प्रसंग से भी प्रेरित हों और अपने कल्याण की तरफ कदम बढ़ाएं। आखिरी समय के लिए, आखिरी समय माने इस भव का आखिरी समय, वैसे तो कोई आखिरी है नहीं, इस भव के आखिरी समय के लिए भी अपन बिल्कुल तैयार रहें, हर समय प्रतिक्षण तैयार रहें, ये भावना अपनी होनी चाहिए। कोई कुछ कहना चाहता हो तो, वैसे समय ज्यादा हो गया है, बाकी तो विस्तृत श्रद्धांजलि सभा तो परसों होगी ही सही, वो आप सब वहां देख सकते हैं। अभी तो यही बात समाप्त करते हैं। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।